ये बात है 1967 की। जॉन व्हीलर न्यूयॉर्क में एस्ट्रोफिजिक्स पर एक लेक्चर दे रहे थे। सितारों की बात कर रहे थे और बार बार अपने लेक्चर के दौरान किसी एक चीज को समझाते हुए, किसी एक ऑब्जेक्ट की चर्चा करते हुए वे बार बार एक लंबे उलझे वाक्य का इस्तेमाल कर रहे थे। तो इसी बीच में ऑडियंस में से एक व्यक्ति बोल देता है कि सर आप इसे ब्लैक होल क्यों नहीं कह देते? Something we might call a black hole. और बस यहां से नाम पड़ता है ब्लैक होल। किंतु एक एस्ट्रोफिजिस्ट के अनुसार व्हीलर कोई पहले व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने ब्लैक होल शब्द का नाम लिया था। व्हीलर से भी पहले रॉबर्ट डिक्की नाम से एक फिजिसिस्ट होते थे और उन्होंने सबसे पहले ब्लैक होल शब्द का इस्तेमाल किया था, क्योंकि वो कहा करते थे कि ये तारे कुछ वैसे ही काम करते हैं जैसे कलकत्ता का ब्लैक होल। यहां कलकत्ता के जिस ब्लैक होल का जिक्र किया जा रहा है, दरअसल वो इस घटना के 200 साल पहले की घटना है। लेकिन सवाल है कि क्या था कलकत्ता के उस ब्लैक होल में कि अमेरिका का एक वैज्ञानिक 1960 में एस्ट्रोफिजिक्स की व्याख्या करने के वक्त इस ब्लैक होल शब्द का इस्तेमाल करता है। नमस्कार, मेरा नाम है अमित कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारे अमितोपीडिया यूट्यूब चैनल पर दास्तान, जिसमें आज कहानी एक ऐसे घटना की जिसमें 146 अंग्रेजों को कलकत्ता में वो मौत दिया गया जिस मौत की कल्पना मात्र से उन पूरे ब्रिटिश साम्राज्य की रूह तक कांप जाती थी। आज कहानी एक ऐसे घटने की जिस घटने का खौफ उन अंग्रेजों में ऐसा कुछ बैठा कि उन्होंने अपने इतिहास के पन्ने में इस घटने को जगह देना तक मुनासिब नहीं समझा। लेकिन कहते हैं ना कि सुगंध आ नहीं सकती कागज के फूलों से और सच्चाई छिप नहीं सकती बनावटी असूलों से। सच्चाई थी, बाहर तो आनी ही थी। यह और बात है कि इसमें वक्त काफी लगा, लेकिन पूरी दुनिया को पता चला इस घटना के बारे में, जिस घटना को हम लोग कहते हैं कलकत्ता का ब्लैक होल। ये वो दौर था जब अंग्रेजी हुकूमत भारत में अपना पैर पसार रही थी। वैसे तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बने हुए लगभग में 1 सदी बीतने को थी। इसी बीच में एक अंग्रेजी एजेंट जॉब चॉर्नॉक भारत के गांव सूतानाती को पहुंचते हैं। वहां पर अपना तंबू गाड़ते हैं। ये सूतानाती जो कि हुगली नदी के मुहाने पर थी, उन्हें बड़ा बेहतरीन लगा, बड़ा पसंद आया व्यापार के दृष्टिकोण से। जॉब चॉर्नॉक इस सूतानाती गांव में एक ऐसे शहर की नींव रखते हैं जिसे बनाने के लिए आने वाले कई सदियों तक अंग्रेजों को याद किया जाने वाला था। लेकिन अंग्रेजों को क्या पता था कि वो जिस शहर की नींव रख रहे हैं, जिस शहर को बना रहे हैं, उसी शहर में अगले 66 साल के बाद उन्हें ही शिकस्त मिलने वाली है। मुगलों का सूरज भी डूब रहा था। मुगलों के ज्यादातर प्रांतों का अधिकार नए नए उभरने वाले नवाबों के हाथों में चली गई थी। तब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास भी बहुत गिने चुने किले हुआ करते थे और उन किलों के बीच में जो सबसे प्रसिद्ध था वो था कलकत्ता का फोर्ट विलियम। लेकिन फोर्ट विलियम को लेकर के फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में निरंतर संघर्ष चलते रहते थे, क्योंकि वहां पर से वो
बंगाल के व्यापार पर अधिकार जमा सकते थे। अंग्रेजों को डर था कि उनके हाथ से यह फोर्ट विलियम कहीं चला ना जाए। इसी कारण से अंग्रेजों ने 1756 के शुरुआत में ही फोर्ट विलियम की सुरक्षा को और अधिक मजबूत कर दिया। आपको ये तारीख याद रखनी चाहिए, 1756, क्योंकि ये वही वक्त है, ये वही ईस्वी है, ये वही साल है जिस वक्त कलकत्ता में एक नए नवेले नवाब बंगाल की गद्दी का ताज पहनते हैं, जिनका नाम था सिराज उद दौला। सिराज उद दौला जो कि काफी युवा व्यक्ति हुआ करते थे। नवाब बनते ही पूरे जोश और जुनून के साथ अपने सल्तनत के शासन में लग जाते हैं। उन्हें लगता है कि अपने सियासत को मजबूत बनाने के लिए अपने सल्तनत का दौरा करना चाहिए और वो निकल जाते हैं बंगाल के दौरे पर, जहां उन्हें दिखता है कलकत्ता का फोर्ट विलियम और उसकी घेराबंदी भी। ये बात नवाब को हजम नहीं होता है। उन्हें लगता है कि अंग्रेज अपने औकात से अधिक होशियारी दिखा रहे हैं। नवाब तब अंग्रेजों से पूछते हैं कि इस किले को इतने अधिक घेराबंदी की क्या आवश्यकता पड़ी। इस पर मुकम्मल जवाब नहीं मिलता है और नवाब को अंग्रेजों पर शक होने लगता है और नवाब कर देते हैं कलकत्ता के फोर्ट विलियम पर चढ़ाई। ये तारीख था 16 जून 1756 के। इस दिन जंग थोड़ी हल्की ही रही, लेकिन 18 जून को जंग काफी भयंकर हो चुका था। अंग्रेज अपने सर पर हार का बादल मंडराता हुआ जब देखते हैं, तब फोर्ट विलियम का प्रेसिडेंट रोजर ड्रैक हुगली नदी में खड़े जहाज पर सवार होता है अपने परिवार, अपने बच्चों और कुछ अफसरों के साथ और भाग निकलता है। ऐसी स्थिति में कंपनी की बहुत सारी सेनाएं भी भाग जाती हैं। कंपनी तो उतना भी नहीं टिक पाई जिसकी उम्मीद सिराजुद्दौला ने किया था। अब कमांड था जॉन हॉलवेल के हाथ में। कुछ गिने चुने बचे हुए सिपाहियों के साथ हॉलवेल युद्ध में भिड़ता रहा। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि हॉलवेल एक टैक्स कलेक्टर था और विडंबना यह है कि टैक्स कलेक्टर बिल्कुल भी युद्ध का जानकारी नहीं रखता था। वो तो एक साधारण सा अधिकारी था जिसका युद्ध से कोई संबंध नहीं, तो वो क्या ही लड़ पाता, क्या ही जीत पाता। फिर भी हॉलवेल ने लड़ा। 170 अंग्रेजी सैनिकों के साथ वो आखिरी तक लड़ता है, लेकिन मोटर्स में यूज होने वाले गन पाउडर भी अब सीलन पकड़ चुके थे और सामने थी नवाब की विशाल सेना। 20 जून 1756 आखिरकार अंग्रेज को शिकस्त खाना पड़ा। नवाब जीत जाते हैं और उनकी सेनाएं फोर्ट विलियम के अंदर घुस जाती है। यहां पर जो भी अंग्रेज के अधिकारी या सिपाही मिले या जो भी अंग्रेजी लोग मिले, उन सबों को गिरफ्तार कर लिया गया नवाब के सिपाहियों के द्वारा। ऐसा नहीं कि ये अंग्रेजों का कोई पहला हार था सिराजुद्दौला के सामने। इसके पहले भी अंग्रेज कासिम बाजार में हार चुके थे, अर्थात ये फोर्ट विलियम का वो हार अंग्रेजों का दूसरा हार था, दूसरा शिकस्त था बंगाल के नवाब से। अंग्रेजों के जो सिपाही पकड़े गए थे वो थे कुल मिलाकर 146 और उन 146 सैनिकों को बाद में नवाब के सामने पेश किया जाता है और उन 146 सैनिकों में से एक थे वो कमांडर हॉलवेल। जैसा कि हमें जेम्स मिल के पुस्तक अर्ली रिकॉर्ड्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया से पता चलता है
कि जब हॉलवेल को नवाब के सामने पेश किया गया तो नवाब ने सबसे पहले हॉलवेल की हथकड़ियां उतरवाई और काफी अच्छे से उसके साथ पेश आए। बाकी सैनिक भी नवाब से दया की भीख मांगते हैं। नवाब उन सबों को माफ कर देते हैं, यहां तक कि रिहा कर देते हैं। और अब चूंकि वो रिहा हो चुके थे, वो सभी आजाद थे, वो सारे सिपाही। लेकिन एक की गलती कईयों पर भारी पड़ जाती है और ये चीज भी यहां पर देखने को हमें मिलता है। कुछ ही घंटों के बाद नवाब और नवाब के सैनिकों का विचार इन अंग्रेजी सैनिकों के प्रति बदल गया। दरअसल घटना कुछ यूं हुआ कि जो भी अंग्रेजी सैनिक थे उन सबों को भले ही रिहा किया गया था, लेकिन थे वो नवाब के निगरानी में। और वहां पर नवाब के सैनिकों और अंग्रेजी सैनिकों के बीच में किसी बात को लेकर के हो जाती है बहस। इस बहस में शराब के नशे में धूत एक अंग्रेजी सिपाही एक नवाब के सिपाही के सर पर बंदूक तान देता है और गोली मार देता है, जिससे उस सिपाही की हो जाती है मौत। और ये बात नवाब तक कैसे ना पहुंचती। नवाब इन सैनिकों के बदसलूकी से बहुत अधिक क्रोधित हो गए। अधिकारियों ने भी नवाब को सलाह दिया कि इतने सारे अंग्रेजी सिपाहियों को रात भर खुला छोड़ना सही नहीं होगा। तब नवाब का आदेश पाते ही नवाब के सिपाहियों ने उन सभी 146 अंग्रेजी सिपाहियों को एक कालकोठरी में बंद कर दिया गया। एक ऐसा कालकोठरी जो महज 4 लोगों के लिए बनाया गया था, उसमें 146 अंग्रेजी सिपाहियों को डाल दिया गया। और इन सिपाहियों में ऐसा नहीं कि केवल सिपाही थे, कुछ महिलाएं भी थी, कुछ पुरुष भी थे, सारे लोग थे। वो कालकोठरी जो महज 14 फीट लंबी और 18 फीट चौड़ी थी, इस कालकोठरी में 146 लोगों को डाल दिया जाता है। एक छोटी सी कालकोठरी, उसमें कैद 146 लोग, और उस पर भी जून की गर्मी, उमस भरी, हालत और गंभीर किए जा रही थी। उस कमरे में महज 2 खिड़कियां थी, छोटी सी, और उसमें भी लोहे के सरिये लगे हुए थे, जिससे वेंटिलेशन और भी मुश्किल हो रखा था। शहर में जगह जगह पर आगजनी हुई थी, जिससे माहौल और गर्म हो चुका था। लोग प्यास से तड़प रहे थे। रात के 9 बज चुके थे। अंदर से चीखें निकलने लगी थी। पहरेदारी में खड़े सिपाही इन सबों को देख रहे थे, लेकिन दरवाजा खोले कौन? क्योंकि दरवाजा खोलने के लिए नवाब की इजाजत की आवश्यकता थी, और नवाब को इतने रात में उठाने की हिमाकत कैसे की जाए। अगले कुछ ही घंटे में लोग घुटन से दम तोड़ने लगे, चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। इन सबों को ऐसा हाल में देख नवाब के कुछ सिपाही पानी लेते आए, क्योंकि वो लोग पानी मांग रहे थे। जब नवाब के एक सिपाही पानी लेकर पहुंचते हैं तो खिड़की के पास खड़े हॉलवेल अपने हेट में पानी को लेते हैं और पीछे अपने बाकी लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन अंदर वो स्थिति था कि पानी काफी हद तक छलक गया नीचे, कुछ के होठों तक ही लगा, और लगा भी तो वो प्यास नहीं, केवल होठ को भिगा दिया, और वो प्यास बुझाने के बजाय और बढ़ा दिया। लोग किसी तरह हवा के लिए खिड़की की तरफ दौड़ते हैं। इस भगदड़ में कई लोग कुचले जाते हैं। चीखने चिल्लाने गिड़गिड़ाने से जब काम नहीं बनता है तो ये अंदर कैद सिपाही निगरानी में पहरेदारी में खड़े सिपाहियों को गाली देने लगते हैं, ये सोचकर कि ये लोग क्रोधित होकर हमें गोली मार देंगे। इस तरीके से मरने से तो बेहतर है कि इस नरक से आजादी ही मिल जाए।
अगले दिन 21 जून की सुबह 6 बजे नवाब की नींद खुलती है। अपने आरामगाह से जब बाहर निकलते हैं तो एक खिदमतगार खड़ा दिखता है, अजीब सी बेचैनी में। वो नवाब को सारा हाल सुनाता है, काफी डरते डरते। नवाब फौरन आदेश देते हैं कि जाओ कालकोठरी खोल के उन्हें ले आओ। जब कालकोठरी खोला जाता है तो उस 146 में से केवल 23 लोग जीवित मिलते हैं, और वो भी अधमरे हाल में। तो ये थी कहानी कलकत्ता के ब्लैक होल की। लेकिन ठहरिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुआ। कहते ना कि हर क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है। कलकत्ता का ब्लैक होल तो महज एक क्रिया थी जो नवाब के द्वारा की गई थी। अब इसकी प्रतिक्रिया बाकी थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस ब्लैक होल के घटना ने एक ऐसा काम किया कि अंग्रेजों की रूह तक कांप गई। अंग्रेज इतने डर गए, इतने खौफ में आ गए कि इस कांड का जिक्र अपने देश में कहीं भी नहीं होने दी। लोग, वहां के आम लोगों के बीच में यह भनक लगने तक नहीं दी। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों को और ऊंचे अधिकारियों को ये सारी बातें पता थी, और अब कुछ बड़ा होने वाला था, बहुत बड़ा। लेकिन एक कोमा और एक पूर्ण विराम के बीच में भी कुछ वाक्य होते हैं। तो पहले कुछ वाक्य को समझते हैं, कुछ वाक्य को जानते हैं, और उसके बाद पूर्ण विराम के बाद के उस नए अध्याय को जानेंगे जहां पर अंग्रेजों ने इस ब्लैक होल का बदला लिया। और इसी एपिसोड में तो कहानी अब कुछ यूं होता है कि इस ब्लैक होल की घटना के बाद बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला कलकत्ता का नाम बदल देता है, और कलकत्ता का नाम बदल करके रखा जाता है अलीनगर, जहां गवर्नर बनाया जाता है एक हिंदू दीवान राजा मानिक चंद को। इसके बाद सिराजुद्दौला पहुंचता है कलकत्ता से मुर्शिदाबाद, और मुर्शिदाबाद से वो आगे पहुंचता है हुगली, जहां पर एक दरबार लगाया जाता है इस नवाब के द्वारा। उस दरबार में फ्रेंच और डच, इन दोनों देशों के प्रतिनिधि जो भारत में थे, उन्हें बुलाया जाता है। अंग्रेजों के खिलाफ सिराजुद्दौला का साथ देने के एवज में और ईमानदारी पूर्वक व्यापार करने के एवज में उन दोनों को 3 से 4 लाख रुपए इनाम स्वरूप दिए जाते हैं, और उन्हें कलकत्ता में व्यापार करने की छूट भी मिल जाती है। 11 जुलाई नवाब सिराजुद्दौला पहुंचते हैं मुर्शिदाबाद, और उसके 3 महीने बाद 16 अक्टूबर को वो पहुंचते हैं पूर्णिया, क्योंकि पूर्णिया के नवाब शौकत जंग कर रहे थे नवाब के खिलाफ विद्रोह। नवाब उस विद्रोह को कुचल देते हैं और हिंदू राजा युगल सिंह को बना देते हैं पूर्णिया का गवर्नर। इसी बीच, इसी दौरान ये ब्लैक होल की घटना, जिसमें 123 अंग्रेजी लोगों की जान गई थी, ये खबर पहुंच जाती है लंदन, जहां रॉबर्ट क्लाइव 7 अक्टूबर 1756 को एक खत लिखते हैं विलियम मोवाट, और उस खत में इस पूरी घटना का वो जिक्र करते हैं। इन सभी घटनाओं के बीच में 14 दिसंबर 1756 अंग्रेजी सेना की एक टुकड़ी पहुंचती है कलकत्ता, और 2 जनवरी 1757 को बिना मारकाट किए कलकत्ता पर कर लेती है अधिकार, और होती एक संधि जिसका नाम था अलीनगर की संधि। इस संधि को उसी नाम पर रखा गया जिस नाम को नवाब ने दिया था, और जल्द ही अंग्रेज इस संधि को तोड़ डालते हैं, जिसकी वजह से होता है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। इस युद्ध में नवाब
उन अंग्रेजों के हाथों शिकस्त खाते हैं जो अंग्रेज 1 साल पहले नवाब से हारे थे। कारण था मोहनलाल और मीर जाफर का विश्वासघात, जिसकी वजह से नवाब उन अंग्रेजों से हार जाते हैं जिन अंग्रेजों को वो पहले भी मात दे चुके हैं। और इसके बाद मीर जाफर का बेटा मिरन बहुत ही बर्बर तरीके से नवाब सिराजुद्दौला की हत्या कर देता है और इस तरीके से नवाब से अंग्रेज अपना बदला पूरा कर पाते हैं। लेकिन यहां भी कहानी पर पूर्ण विराम नहीं लगता है, ये केवल अर्ध विराम था। ये ना ही कहानी का अंत है, ना ही मध्य और ना ही आरंभ, ये तो महज एक मोड़ है भारतीय इतिहास का। भारतीय इतिहास में अंग्रेजों के हुकूमत का एक महज मोड़ है, लेकिन ये कोई मामूली सा मोड़ नहीं, ये वो मोड़ है जहां पर से अंग्रेजों ने भारत पर हुकूमत करने का इतिहास लिखना शुरू किया। इस जंग के जीत और हार से तात्कालिक कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इस जंग ने ही अगले 180 साल के भारत के भविष्य का नीति निर्माण कर दिया था। इस जंग के नतीजे ने ही भारत के आने वाली पीढ़ियों का भविष्य लिख डाला था, क्योंकि इस जंग के बाद से शुरू होता है अंग्रेजों का भारत में शासन का आरंभ।